हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। वेदुकोश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप वेदुकोश के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको करंट अफेयर और यूपीपीसीएस 2022 का जो प्रीलिम बूस्टर प्रोग्राम है, यूकेपीएससी का जो प्रोग्राम है और 67th बीपीएससी का जो प्रोग्राम है, इनकी सब की पीडीएफ आपको वेदुकोश टेलीग्राम चैनल से मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? दूध से निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके पास, एफएसएच, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरोन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को दूसरा नाम और भी है पायरोसिन। पायरोसिन, इसको पायरोसिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन क्या करता है कि गर्भाशय के समय इसकी पेशियों में संकुचन पैदा करता है और इसी से प्रसव की जो पीड़ा होती है वो भी ऑक्सीटोसिन से होती है। और साथ ही ये दुग्ध ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला भी हार्मोन होता है, यानी कि दुग्ध स्राव करने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये बेसिकली सेक्स हार्मोन होता है और ये मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। देखिए, ऑक्सीटोसिन तो केवल फीमेल के लिए हो गया, ये याद रखिएगा। ऐसे ही एक एस्ट्रोजन भी होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? बेसिकली ये भी फीमेल हार्मोन है और इसका जो यूज है वो होता है जो महिलाओं में माहवारी होती है उसको रेगुलेट करने के। प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन है, ये भी एक फीमेल हार्मोन है और इसका काम क्या होता है प्रोजेस्टेरोन का, कि जो गर्भावस्था का समय होता है, गर्भावस्था का, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा एक महिलाओं का एक और हार्मोन है रिलैक्सिन। ये शिशु के जन्म में सहायक होता है। शिशु जन्म में ये प्लेसेंटा को क्या करता है? प्रसव के दौरान प्लेसेंटा को इसको ठीक करता है, इसी के शिशु जन्म में सहायक कर देता है ये रिलैक्सिन। तो ये कुछ हार्मोन्स थे, इनके बारे में आपने जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस के इस सेक्शन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जरूर प्रश्न पूछता है, इसलिए साइंस के इस सेक्शन को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन है, पर केसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी, ओके। ऑप्शन इज विजयालय, राजा राज प्रथम, राजेंद्र चोल या फिर करिकाल। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, विजयालय ने पर केसरी की उपाधि धारण की थी। ओके, विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है ना। और चोलों की राजधानी क्या थी? उरैयूर थी, ध्यान रखिएगा। और विजयालय के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? आदित्य प्रथम। तो बेसिक जानकारी हो गई। अच्छा, राजा राज फर्स्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, राजा राज जो फर्स्ट था ये परांतक का बेटा था, परांतक का पुत्र था और बेसिकली इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और इसको जानने का जो एक सबसे बड़ा कारण है कि इसने श्रीलंका के उत्तरी भागों पर राज्य किया और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर इसने बनवाया, जो शिव का मंदिर है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। और इसने एक उपाधि ली, यानी कि टाइटल लिया था, शिव पाद शेखर, ठीक है। फिर बात करते हैं राजेंद्र चोल की।
राजा राज का पुत्र था राजेंद्र चोल, राजा राज का पुत्र था, यानी इसका पुत्र था राजेंद्र चोल। और राजेंद्र चोल को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि इसने उत्तर में गंगा नदी को पार किया था और पूरी बे ऑफ बंगाल को चोल झील में बदलकर रख दिया था, इसलिए भी हम इसको याद रख करते हैं। इसके अलावा इसने कलिंग की जीत की थी और उपाधि यानी कि टाइटल लिया था इसने गंगेय कोंड चोलपुरम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसमें विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई थी, किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड एलिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नर जनरल और उनके कार्यों से एक प्रश्न जरूर पूछता है वो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। बेंटिंक की बात करेंगे तो बेंटिंक के समय क्या आया था? 1829 में सती प्रथा कानून आया था। सती प्रथा पर कानूनी रोक लग गई थी। अच्छा, वेलेजली के समय, वेलेजली को क्यों याद करते हैं आप? इसने 1802 में बाल हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था। बाल हत्या निरोधक कानून ले आया। बाल हत्या निरोधक कानून। लॉर्ड इरविन को किस लिए आप याद करते हैं? लॉर्ड इरविन के समय आपको याद होगा कि शादियों को एज को निर्धारित करने के लिए एक शारदा एक्ट आया था, शारदा एक्ट 1930। इसमें लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष विवाह के लिए आयु निर्धारित कर दी। ये महत्वपूर्ण है। विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेजली, इनके समय बाल हत्या आई और लॉर्ड इरविन के समय 1930 में शारदा एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सहकारी समिति 7वीं अनुसूची किस सूची का हिस्सा है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का प्रश्न है आपकी। बताइए, इसका सही जवाब होगा ये राज्य सूची का हिस्सा है। ओके, राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के संबंधित कानूनों को बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसकी सहकारी समितियों को लेकर 97वां संविधान संशोधन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया मतलब इसे भाग 9B में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक इनको शामिल किया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों में भी इनको शामिल किया गया है। सहकारी समितियों को मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 में इनको शामिल किया गया है और DPSP में भी इनको शामिल किया गया है। इन्हें आर्टिकल 43B के तहत इसको शामिल किया गया है DPSP में। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गई संख्या के अनुसार इसके बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, बोर्ड में मेंबर होते हैं। अधिकतम इसमें मेंबरों की संख्या 21 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। एक SC ST से रिजर्व रहता है इसमें, और इन मेंबर्स में 2 महिलाओं से 2 वुमेन होंगी, 2 महिलाओं से चुनी जाएंगी। ठीक है, इनकी सीट रिजर्व रहेगी। SC ST 2 वुमेन। इनका जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है वर्किंग का, वो 5 वर्ष होता है। ओके, बस इतनी सूचना सहकारी समितियों के बारे में पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243 ZH से लेकर ZT तक इनका वर्णन है। मूल अधिकारों में भी हैं, 19 में जोड़े गए हैं और DPSP 43B में है। बोर्ड के मेंबर अधिकतम 21 हो सकते हैं और राज्य विधानमंडल इनके लिए कानून बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगें या तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर
गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ज्योग्राफी का प्रश्न है। बताइए, PSL या फिर P&L? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका S तरंगे। ठीक है, इनको आप ठोस माध्यम से गुजरती हैं, S से सॉलिड भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। भूकंप की जो अध्ययन होती है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। अब देखिए, पी तरंगे जो होती हैं, पी तरंगे क्या होती हैं? ये पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजर सकती है, ये प्रत्येक माध्यम से गुजरती हैं। इनका औसत वेग जो होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इनकी गति जो होती है सबसे अधिक होती है सभी तरंगों में, सबसे अधिक गति से आगे बढ़ती हैं, पर ये सबसे कम नुकसानदेह होती है, सबसे कम नुकसान करती हैं ये। ठीक है ना, किसी भी स्थान पर ये सबसे पहले पहुंचती है क्योंकि इनकी गति ज्यादा होती है। एस तरंगे सॉलिड माध्यम से चलती हैं, केवल ठोस से गुजरती है। इनकी जो स्पीड होती है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और फिर आती है एल तरंगों की बारी। एल तरंगे जो होती हैं इन्हें बेसिकली धरातली धरातली तरंगे भी कहते हैं, या आप कह सकते हो लंबी तरंगों के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनकी जो खोज है बेसिकली HD लव ने की थी, और इनकी जो स्पीड है वो 1.3 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड तक रहती है। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे ज्यादा एल तरंगे विनाशकारी होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ये टारगेटेड करके पूरी सीरीज को स्टार्ट किया गया है। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वही हमारा मोटिवेशन है। ओके, अच्छा, इन तरंगों को बेसिकली जो हम देखते हैं वो देखते हैं सिस्मोग्राफ पर। किस पे देखते हैं? सिस्मोग्राफ पर इन तरंगों को देखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक टर्म आता है केंद्र। ये केंद्र क्या होता है? केंद्र होता है जहां से इसका उद्भव होता है भूकंप का। और अधिकेंद्र क्या होता है? जो केंद्र होता है इसके ठीक ऊपर का हिस्सा, ठीक केंद्र के ठीक ऊपर का हिस्सा, ठीक है, जहां पर पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। इसके अलावा सुनामी क्या होती है? ये कुछ टर्म है भूकंप से रिलेटेड, समझ लीजिए। सुनामी क्या होती है? जो अंतः सागरी भूकंपीय तरंगे होती हैं, भूकंपीय तरंगे होती हैं, वही सुनामी कहलाती है। ठीक है ना। तो आज के इस यूपीपीसीएस प्रीलिम बूस्टर के सीरीज में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ में हमारे बने रहिए, तैयारी को शार्प रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।